हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी में एडीजी। आज से स्टडी में एडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर को देख रहे थे, जो कि क्या था, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। तो 1830 की क्रांति का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग सिग्निफिकेंस एंड इट्स इम्पैक्ट को देखेंगे, यानी कि 1830 के क्रांति का महत्व क्या था और 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या था, उसको देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड को देखे थे और 1830 के क्रांति को देखे थे। अगर पिछले लेक्चर को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो 1830 की क्रांति का परिणाम एवं महत्व क्या था? तो इस क्रांति के द्वारा फ्रांस में क्या किया गया था? बर्बन वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की स्थापना कर दी गई थी। राजतंत्र को पुनः स्थापित हो गया, लेकिन यह दैवीय सिद्धांत पर आधारित नहीं था। ये जो नया राजतंत्र स्थापित हुआ वो दैवीय सिद्धांत पे नहीं था, बल्कि जनता द्वारा स्वीकृत संवैधानिक राजतंत्र था। फ्रांस में बर्बन वंश के पतन के साथ ही कट्टर राजतंत्रवाद तथा कुलीन वर्ग के प्रभाव का भी अंत हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कि जो कट्टर राजतंत्रवाद था, जो मोनार्की था, बहुत रेडिकल टाइप का मोनार्की था, मोनार्किज्म था, जो कलर्जी वर्ग था, उसका प्रभाव जो है एक तरह से खत्म हो गया वहाँ पे। 1830 की क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ यानी कि यहाँ से जो है थोड़ा बहुत सुधार आने लगा। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो था, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, तो ये सब रिलीजियस इंटॉलरेंस, टॉलरेंस, ये सब में लोगों को फर्क समझ में आने लगा और इसका एक तरह से मार्ग प्रशस्त हुआ। मैटरनिक की वियना व्यवस्था की चोट पहुंची। जो मैटरनिक वियना सिस्टम ला के चला आ रहा था, मतलब 1814-15 में शुरू हुआ और 30 तक आया, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा एक तरह से। अब वही व्यक्ति शासक बन सकता था जिसको जनता चाहे। मध्यम वर्ग की विजय हुआ, ठीक है। ये 1830 का जो क्रांति हुआ, इससे मध्यम वर्ग का एक तरह से विजय हुआ। जुलाई क्रांति के मध्य से मध्यम वर्ग ने संवैधानिक घोषणा पत्र के दोषों को दूर किया तथा कुलीन एवं धर्म गुरुओं का शासन समाप्त किया। यानी कि जब ये क्रांति हुआ तो जब राजा को हटा करके दूसरा राजा लाया गया, वो मध्यम वर्ग के हिसाब से थोड़ा बहुत चला। तो इससे क्या हुआ, घोषणा पत्र जब लाया मध्यम वर्ग, तो उसमें कुलीन और जो धर्म गुरु थे यानी कि चर्च वाले, उनके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1830 के क्रांति का शेष यूरोप पे, यानी कि फ्रांस के अलावा जो यूरोप के और सारे देश थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ता। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा था। इसके द्वारा यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां को मतलब एक तरह से प्रेरणा मिला और उसका रिजल्ट ये निकला कि जर्मनी, इटली, बेल्जियम, पोलैंड आदि देशों में क्रांति भड़क उठता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बेल्जियम का क्रांति देखेंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपीय देशों में 1830 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव जो है वो बेल्जियम पर ही देखा गया। सबसे पहले प्रभाव कहाँ? बेल्जियम में ही देखा गया था। दरअसल जो वियना कांग्रेस था ना, वियना कांग्रेस जो हुआ था, तो उसमें बेल्जियम के जनता को, यानी कि बेल्जियम में जो पीपल रहते थे, उनके इच्छा के विपरीत हॉलैंड से मिला दिया गया था। बेल्जियम के लोगों को हॉलैंड में एक तरह से ट्रांसफर कर दिया गया था, मतलब बेल्जियम को हॉलैंड से मिला दिया गया और ओवरऑल वहाँ पे हॉलैंड का राज चलता था। तो बेल्जियम वाले भी हॉलैंड के ही कहलाते थे। क्योंकि बेल्जियम का भाषा, धर्म और संस्कृति हॉलैंड से बिल्कुल भी अलग था, अतः जो बेल्जियम वासी द्वारा इस विलय का क्या किया गया, विरोध किया गया। वे लोग इस मिलान को, ये जो मर्जिंग किया गया था बेल्जियम का हॉलैंड में, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब बेल्जियम वासी जो थे वो रोमन कैथोलिक को फॉलो करते थे, हॉलैंड वासी जो थे वो प्रोटेस्टेंट को मानते थे। तो यहाँ पे धर्म के मामले में भी दोनों में एक तरह से मतभेद हो गया। फलतः रिजल्ट इसका ये निकला कि बेल्जियम वासियों को नियंत्रित करने के लिए हॉलैंड के शासक द्वारा उनके प्रेस, भाषण, लेखों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इन बिल्कुल दोनों में पड़ता ही नहीं था, दोनों अलग अलग विचार के थे, अलग अलग कल्चर के थे, अलग अलग भाषा था दोनों जगह के लोगों का। तो अब हॉलैंड जो था वो सुपीरियर था, तो उसको तो इस पे नियंत्रण करना था। तो इस पे नियंत्रण करने के लिए बेल्जियम वालों पे, उन पे प्रेस, भाषण, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब राइटिंग, उन पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी, सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हॉलैंड के शासकों की इस नीति से बेल्जियम की जनता का असंतोष तीव्र हो गया। अब जो ये पॉलिसी लगाया हॉलैंड का रूलर बेल्जियम वालों पे, तो बेल्जियम के लोग क्या होंगे, एक तरह से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर जो है फ्रांस की जुलाई क्रांति की सूचना मिलते ही बेल्जियम के आंदोलनकारियों का उत्साह और बढ़ गया।
यानी कि एक तरह से तो वे लोग विरोध कर ही रहे थे हॉलैंड वालों का। अब जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो इससे बेल्जियम वाले को जैसे ही नोटिस मिलता है, वे लोग भी एक तरह से इनकरेज हुए कि नहीं, हम लोगों को भी अब क्या करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। अब परिणाम इसका ये निकला कि 4 अक्टूबर 1830 को बेल्जियम जो है स्वतंत्रता का घोषणा कर देता है और राजधानी ब्रुसेल्स में जनता ने हॉलैंड के विरुद्ध सशस्त्र सेना का गठन किया। उसके बाद क्या होता है, समस्या की गंभीरता को देखते हुए 1831 में लंदन में एक सम्मेलन को आयोजित किया जाता है और उस प्रस्ताव को पारित करके, उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव को पारित करके बेल्जियम को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो बेल्जियम पे क्या प्रभाव पड़ा उसको तो देख लिए कि बेल्जियम अब स्वतंत्र हो जाता है। 1830 की क्रांति का ये प्रभाव था। पोलैंड पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भाई यहाँ पे वियना कांग्रेस का ही खेलता। वियना कांग्रेस ने क्या किया, पोलैंड का अधिकांश भाग रूस को दे दिया। अब रूस के जार ने इसमें कुछ और क्षेत्र को मिला करके एक पूरा पोलैंड का ही स्थापना किया तथा उसके लिए एक पृथक यानी कि एक अलग से संविधान बना दिया। यानी कि पोलैंड जो है उसका अलग निर्माण किया एक पूरे पोलैंड का और वहाँ पे अलग संविधान बना दिया। अब इस घटना से पोलैंड वासी जो थे काफ़ी असंतुष्ट थे, वे रूसी प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे। चूंकि जो था वो देश तो अलग था लेकिन संविधान भी अलग था, लेकिन उस पर नियंत्रण रूस का था। तो वे लोग जो है रूस के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे। फिर जैसे ही 1830 का क्रांति का खबर इन तक भी पहुंचता है तो ये लोग भी उत्साहित हो जाते हैं और उन्होंने भी पोलैंड के राजधानी वर्सा में वहाँ के जो जनरल थे क्लोपिकी, उनके नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया था। ठीक है, तो ये तो पोलैंड का प्रभाव था कि वहाँ पे एक तरह से टेम्पररी गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। इटली पे देखते हैं क्या असर पड़ता है। तो वियना कांग्रेस क्या किया था, इस सब में तो सबका जड़ तो वियना कांग्रेस था, ये आपको नोटिस रखना है। ठीक है, तो वियना कांग्रेस ने इटली में पुराने राजवंश को पुनर्जीवित करके कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। वहाँ पे जो भी पहले से मोनार्की चला आ रहा था, जो राजवंश चले आ रहे थे, उनको फिर से रिवाइव किया किसने, वियना कांग्रेस ने, और पूरे इटली को और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हो गया था और इससे क्या हुआ, इटली में ऑस्ट्रिया का वर्चस्व चलने लगा। इटली में ऑस्ट्रिया का काफ़ी ज़्यादा कब्जा एक तरह से बोल सकते हो आप, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेसिया जो था वो इटली का इंपॉर्टेंट प्रोविंस एक तरह से बोल सकते हो आप। तो इटली वासियों ने ऑस्ट्रियाई प्रभुत्व से मुक्त करने के लिए अनेक गुप्त समितियों की स्थापना की, जिसमें कार्बोनरी संस्था प्रमुख थी। तो इटली वाले क्या किए, कुछ मतलब गुप्त ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें एक कार्बोनरी नाम का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसको हम लोग कवर करेंगे जब इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर फ्रांस की जुलाई क्रांति से प्रभावित होकर के इटली के राज्यों में जनता ने विद्रोह कर दिया। अब फिर जैसे ही फ्रांस का ये क्रांति का खबर इटली वाले को मिला, इटली के जनता भी क्या कर दिया, एक तरह से उससे मतलब एक तरह से मोटिवेट हुए, इनकरेज हुए और वे लोग भी विद्रोह कर दिए। अब 1831 में परमा, मोडेना आदि राज्यों में भी विरोध फैल गया। मैटरनिक ने सेना भेज करके इन विद्रोहियों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। लेकिन पुराने शासक पुनः राजा बना दिए गए थे। अब यद्यपि यह क्रांति क्या हुआ, पूरी तरह से असफल हो गया। इटली में जो क्रांति हुआ, क्रांति का मतलब प्रभाव से जो क्रांति हुआ वो सफल नहीं हुआ। लेकिन अब इटली का जनता जो है वो ऑस्ट्रिया से और अधिक घृणा करने लगी। जर्मनी की क्रांति यानी कि 1830 के क्रांति का जर्मनी में क्या प्रभाव पड़ा, जर्मनी के लोग भी क्रांति किए। तो जर्मनी को भी वियना कांग्रेस यानी कि 1815 में जो हुआ था उसने कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया था तथा वहां भी निरंकुश राजतंत्र क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। डेस्पोटिक रूलर वहां भी थे, डेस्पोटिक मोनार्क वहां भी थे। तो 1830 की जो क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर के जर्मनी के अनेक राज्यों की जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो जो 1813 का क्रांति का लहर जो है वो जर्मनी तक जब पहुंचा तो फिर वहां के लोग भी एक तरह से रिवॉल्यूशन करने लगे। अब बुन्सविक तथा कई राज्यों के शासकों को जनता के समक्ष झुकना पड़ा तथा फ्रांस के समान संविधान स्वीकारने पर पुनः शासक बना दिया गया। यानी कि वहां भी वैसे ही किया गया कि राजा जो है वो भी झुक गया प्रजा के सामने। अब जो राजा बनेगा वो प्रजा के हित से बनेगा, अगर मतलब प्रजा चाहेगा तो बनेगा, जैसा कि फ्रांस में हुआ था। उसके बाद संविधान वहां पे भी आ गया, यानी कि राजा के ऊपर एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए, राजा को अपने लिमिट में रहना था। ये सब वहां पे हुआ जर्मनी में। लेकिन मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों के चलते जर्मनी के आंदोलन का दमन कर दिया गया तथा वहां एक बार पुनः निरंकुश राजतंत्र की स्थापना
कर दी गई। तो ये जो मैटरनिक था, फिर उसके सूझबूझ, उसके दिमाग के चलते वहाँ पे भी जर्मनी में भी जो एक क्रांति था उसको दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, क्रांति सक्सेसफुल नहीं होता है और वहाँ पे फिर से क्या होता है, डेस्पोटिक मुनार्क यानी कि निरंकुश राजतंत्र का स्थापना कर दिया जाता है। स्पेन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से उत्साहित होकर के स्पेन की जनता ने राजा फर्डिनेंड के समक्ष सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, लेकिन राजा द्वारा इनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। तो वहाँ के जो पीपल थे स्पेन वाले, तो वो वहाँ के जो किंग थे, किंग फर्डिनेंड, उनके समक्ष जो है एक लिस्ट भेजा कि ये हमारा डिमांड है, इसको आप पूरा कीजिए। लेकिन राजा क्या बोलता है, उसको नकार देता है, पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। लेकिन परंतु 1834 ईस्वी में पार्लियामेंट में उदारवादी विचार वाले लोगों का बहुमत होने के कारण राजा को सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि वहाँ पे जो उदारवादी संगठन था उसका वोट ज़्यादा था वहाँ के पार्लियामेंट में, तो राजा को मजबूरन क्या होना पड़ा, झुकना पड़ा और उस सुधार के लिए मंजूरी देना पड़ा। इस तरह स्पेन में क्या हो गया, एक तरह से वैध राजसत्ता स्थापित की गई, यानी कि ऐसा राजसत्ता जिसपे थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंसेस हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, जो थोड़ा बहुत जनता के हिसाब से चले, उस टाइप का राजा वहाँ पे आ गया स्पेन में। इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंग्लैंड काफ़ी जरूरी है पढ़ना हर दृष्टिकोण से, तो देखते हैं इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का इंग्लैंड पे व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस क्रांति ने इंग्लैंड के सुधारवादियों को बल प्रदान किया, यानी कि वे लोग जो इंग्लैंड में सुधार चाहते थे उनको एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया। ये वाला क्रांति 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ, वो वाला क्रांति। वस्तुतः जुलाई क्रांति की सफलता के पश्चात इंग्लैंड के सुधारवादियों द्वारा टोरी सरकार के समक्ष संसदीय सुधार की मांग की जाने लगी। तो ये जब जुलाई क्रांति हुआ तो उसके बाद जो इंग्लैंड के सुधारवादी थे, यानी कि वे लोग जो सुधार चाहते थे, तो इंग्लैंड में टोरी गवर्नमेंट चल रहा था, यानी कि टोरी का सरकार चल रहा था, तो उसके समक्ष जो है एक पेश किया सुधार का लिस्ट, मतलब एक तरह से उनको वे लोग भी पेश किए, जिसमें वे लोग संसदीय सुधार, यानी कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जो पार्लियामेंट था, उसमें वे लोग कुछ बदलाव चाहते थे और उसके लिए वे लोग एक तरह से टोरी सरकार के समक्ष बिल को पेश करते हैं। लेकिन सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के चलते यह सुधार संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, अगले चुनाव में टोरी पार्टी को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। चूंकि बिग दल ने सुधार का वचन दे दिया था, अतः उनके प्रयासों से 1832 का प्रथम संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिससे इंग्लैंड में मताधिकार का विस्तार हुआ। तो वहाँ पे जो एक बिग पार्टी था, ठीक है, पहले टोरी पार्टी का शासन था, तो टोरी पार्टी वाले नहीं माने उनके सुधारों को, तो बिग पार्टी वाले बोले कि हम आपके सुधार को मानने के लिए तैयार है, आप लोग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट में बदलाव चाहते हैं उसके लिए हम लोग समर्थ है या रेडी है। एक तरह से अगर आप लोग हमको जिताते हैं तो बिग पार्टी वहां पे क्या होता है, एक तरह से जीत जाता है, पावर में आता है। और वो आने के बाद 1832 में प्रथम संसदीय सुधार अधिनियम जो है, एक्ट जो है वहां पे पारित किया जाता है और इंग्लैंड में जो वोट देने का अधिकार था, मताधिकार था, उसमें थोड़ा सा विस्तार किया जाता है। पहले सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब जो है उसके अधिकार को, उसके लिमिट को एक तरह से बढ़ाया गया। इस पे एक चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। इस प्रकार जो है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया तथा उदारवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। साथ ही मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का भी अंत हो गया। यानी कि इस जो 1830 का जो क्रांति था, फ्रांस का क्रांति था, वो पूरे यूरोप को प्रभावित किया, आप देख ही चुके हैं। उससे उदारवादी जो विचारधारा था, उदारवादी जो थॉट था, उसको एक तरह से इंकरेजमेंट मिला, प्रोत्साहन मिला, ठीक है। और मैटरनिक का जो प्रतिक्रियावादी पॉलिसी था, जो प्रतिक्रियावादी नीति था, उसका एक तरह से पूरी तरह से एंड हो गया, डिक्लाइन हो गया वो। तो कुल मिलाकर इस क्रांति ने स्पष्ट कर दिया कि राजा की स्थिति जो क्या है, प्रजा पर ही निर्भर है। इस क्रांति से यह स्पष्ट हो गया था। इस क्रांति के प्रभाव की महत्ता को स्पष्ट कराते हुए डेविड थॉम्सन, यानी कि डेविड थॉम्सन है एक आदमी, व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि इसकी सर्वप्रमुख राजनैतिक उपलब्धि थी मैटरनिक के शासन का अंत व उसकी प्रणाली का पतन, जो 1815 से प्रभावित था। यानी कि डेविड थॉम्सन बोलते हैं कि ये जो 1830 का क्रांति का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, कि जो राजनीतिक उपलब्धि क्या होता है कि मैटरनिक का जो शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो उसका शासन प्रणाली था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जो कि 1815 से चल रहा था। यानी कि 15 साल से जो सिस्टम मैटरनिक बना के रखा था वो पूरी तरह से अब डिक्लाइन हो जाता है।
इसका सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक परिणाम यह हुआ, वो तो राजनीतिक परिणाम देखे हम लोग, मैटर नहीं का पतन। अब जो समाज यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट यह हुआ कि पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग में सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म का अंत हो गया। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोगों का 1830 का क्रांति समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।